ओके। अच्छा जी, इस स्लाइड के ऊपर, इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर थे हम कल जब नेट के थोड़े से मसले शुरू हुए थे। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि इस स्लाइड पे लिखा हुआ क्या है। कल हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कर रहे थे और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में कुछ इक्वेशंस लिख के मैंने एग्जांपल दी थी। और उसके बाद हम लोगों ने दो और सिस्टम्स देखे थे, एक एक्यूमुलेटर का और एक मूविंग एवरेज फिल्टर का। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के सिस्टम्स देखे थे। जस्ट कि हम उसके अगर रिवीजन कर लें तो थोड़ी अच्छी बात होगी। हम लोगों ने एक तरह के सिस्टम्स देखे थे जो कि स्टैटिक होते हैं और उसके अगेंस्ट स्टैटिक यानी कि विदाउट मेमोरी, और डायनामिक विद मेमोरी सिस्टम्स, ठीक है। फिर एक और कैटेगरी देखी थी जिसमें सिस्टम इधर डिपेंड करते हैं इनपुट की प्रेजेंट एंड और पास्ट वैल्यू पे, और इसी तरह कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं, फिजिकली रियलाइजेबल नहीं होते। ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम उन्हें कई दफ़ा हम इस तरह के सिस्टम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और फिर उसके अलावा होते हैं हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो वो वी यूजुअली टॉक अबाउट बीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। और जब हम बाउंडेड इनपुट कहते हैं तो हमारी मुराद एम्पलीट्यूड से होती है कि एम्पलीट्यूड उसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा रहा और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं ड्रॉप हो रहा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंडेड इनपुट। और इस तरह की इनपुट देने से अगर आउटपुट भी बाउंडेड आ रही है, ये यहाँ पर इक्वेशन से डिस्क्राइब किया हमने कि इफ़ इनपुट इज़ नॉट एक्सीडिंग mx, ठीक है, एंड आउटपुट डज नॉट एक्सीड my, तो सच सिस्टम इज BIBO यानी कि बीबो स्टेबल सिस्टम। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर हम my और mx को रिलेट कर सकें थ्रू सम इक्वेशन, तो ऐसे सिस्टम्स भी यूजुअली मतलब उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करने का ये भी एक आसान तरीका है। और हम लोगों ने कल ये देखा था कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जो कि सिग्नल इनपुट सिग्नल को स्क्वायर करके आउटपुट पे देता है। तो जी फरहान, मैं सवाल आपसे पूछने लगी हूँ क्योंकि कल आपसे ही मेरी बात हो रही थी कि अगर इनपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड m ऑफ x है तो आउटपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? m of y. यस, विच वुड बी इक्वल टू, मतलब my को mx से कैसे रिलेट किया जा सकता है? मैम ये होगा my square minus p. mx स्क्वायर, ये यहाँ पे हिंट भी लिखी हुई है, yes ठीक mx. है, mx स्क्वायर, yes mx. ठीक है। तो my को हम mx से रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे पास एक my की डेफिनेटली एक वैल्यू मौजूद है। तो इसलिए इस तरह का सिस्टम स्टेबल होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर mx ही स्टेबल, मतलब x ऑफ n ही अगर स्टेबल नहीं है, अगर x ऑफ n अनबाउंडेड है और उसका कोई भी एम्पलीट्यूड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर तो y ऑफ n को हम, मतलब y ऑफ n तो फिर अनबाउंडेड हो गया ना ये भी। जब हम इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं पता तो आउटपुट तो वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में क्या आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है? my की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जी वैसे आप ट्राई करोगे? टू mx plus टू 2. 2mx प्लस 2, सच नहीं कर रहा. 2 क्यों ऐड कर रहे हो? मैम x of n अगर mx के इक्वल हो जाए ठीक है, plus mx plus 2. नहीं तो देखो ना, mx एम्पलीट्यूड है ना उसका, ये तो एक शिफ्टेड या मतलब फ्यूचर वैल्यू है। तो ये जो प्लस 2 है ये यहाँ पे तो 2 ऐड नहीं हो रहा ना कि हम उसमें 2 ऐड करें, राइट। n की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू को कोई भी हम 3 4 वट कुछ भी रख के आप देखो, तो y ऑफ 4 फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं, तो y ऑफ 4 किसके बराबर होगा? x ऑफ 4 प्लस x ऑफ 6, ठीक है ना। ये वाला मतलब n की जो भी yes न्यूमेरिकल वैल्यू की 2 उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो ये 2 बाहर तो ऐड नहीं हो रहा कि हम इसमें mx में ऐड करें। और फिर इस सिग्नल का यानी कि n की एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू पे इसका कोई अपना एम्पलीट्यूड होगा, तो वो एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड के साथ ऐड होगा और हमें y ऑफ n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम जिस भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर आउटपुट देखना चाह रहे हैं हम इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू और इनपुट की फ्यूचर वैल्यू को बेसिकली ऐड करते हैं, तो इट माइट हैपन कि दोनों इंस्टेंट्स पे एम एक्स ही अपीयर हो। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल तो यही हो सकता है कि दोनों सैम्पल्स एम एक्स इक्वलेंट हो। तो उस सूरत हाल में जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो सकती है हमारे पास वो क्या होगी, 2 × mx। Okay. ठीक है, अच्छा, और Yeah. यहाँ पर सबसे नीचे वाली क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे एम वाई को, कैसे इसकी क्वेश्चन बना सकते हैं? जी अब्दुल्ला। मुझे भी आइडिया नहीं इसका। ओके, लेकिन ये समझ आ रही है कि हम बात क्या कर रहे हैं? जी मुझे ऊपर वाले दो इक्वेशन मुझे नीचे वाले डायग्राम में लिखना है। ये समझ आ गया? अगर हम मतलब या ये दोनों ऊपर समझ? वाले जी जी मैं बोलिए। इसमें सिंपली हमने mx पुट किया ना तो उसका स्क्वायर करके ठीक है, प्लस 3 हो ओके चलो, ओके, इसका मतलब है कि आपको इस इक्वेशन में कम से कम गया। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे तो आपको पता ना कि हमने क्या पुट करना है। यस मतलब ये एम एक्स हो जाएगा और ये चूंकि इसके साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बी एम एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? कहाँ पे मैम? जिसको मैंने सर्कल किया है, अब पता नहीं आपके सामने लैग के साथ अभी ना हो रहा हो। मैंने इस इक्वेशन में y ऑफ n माइनस वन को सर्कल किया, नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? मैं m of y हो सकता एम है। ऑफ वाई। अच्छा, अब देखो कि एम ऑफ वाई कैसे हो सकता है। हमें इनपुट हमें n के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आउटपुट चाहिए। आउटपुट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? आउटपुट की ही पास्ट वैल्यू, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू और इनपुट की पास्ट वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू, इट माइट हैपन कि वो दोनों एम एक्स के बराबर हो तो हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डाल दिया। एंड इट ऑल्सो कैन हैपन कि जो आउटपुट की पास्ट वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, आउटपुट ने उस वक्त अपने अपना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटर की हो, तो यहाँ पर हम एम वाई डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास बन सकती है, एम वाई इज इक्वल टू ए ऑफ एम वाई प्लस एम एक्स प्लस बी ऑफ एम एक्स। ठीक है, और यहाँ से फिर मतलब इस पूरी क्वेश्चन से हम एम वाई को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एक्स। ओके मैम एक कंफ्यूजन है मैम। जी, मैम जो आप मतलब n माइनस वन वैल्यू ले रहे हैं इंस्टेंट के ऊपर तो वो भी mx है और जो हम मतलब के n पे ले रहे हैं वो भी mx। यस यस, मतलब हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेंगे ना इनपुट की। तो ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं मैम ये समझ नहीं आई। ये समझ नहीं आई। अच्छा, हम इन तीनों इक्वेशंस में ना ये कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि अगर हमें अपने इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू पता है विच इज़ एम ऑफ एक्स, तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम मैक्सिमम क्या आउटपुट दे सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है मैम। मसलन हम लोगों ने स्क्वायर एरर में देखा कि जब जिस वक्त भी इनपुट अपीयर होगी अपने मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड के साथ विच इज़ एम ऑफ एक्स, तो जो आउटपुट है दैट वुड बी इक्वल टू एम ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी। अब हम इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आउटपुट की ही पास्ट वैल्यू, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू और इनपुट की पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह के सिस्टम की मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकती है। तो ये अगर किसी ऐसे इंस्टेंट के ऊपर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सिग्नल की प्रेजेंट वैल्यू और सिग्नल की पास्ट वैल्यू दोनों ही एम ऑफ एक्स थे। ठीक है, और लेट्स सपोज के ओके मैम। उसी क्वेश्चन में आपको समझ आ गई बात की? जी मैम समझ आ चलो गई कि फिर हमारे पास आप बात पूरी करो, यहाँ से आगे आप बात पूरी करो।
मैम मीन्स कि हमारे पास दोनों इंस्टेंट प्रेजेंट वैल्यू पास है, वो दोनों mx पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू mx ही थी हमारे पास, ठीक है, तो हमने mx पुट कर दिया ठीक है, वहाँ पे। और देन इसका वजह से हमारी इक्वेशन बनी है m of y and plus mx plus bmx। ठीक है। और उसी हम लोगों ने आउटपुट की भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू प्लग इन कर दी ना, दैट वाज Yes, दैट इज एम ऑफ वाई। ठीक है, mx yes ma'am। तो मतलब इससे इससे बड़ी तो आउटपुट हमारे पास नहीं आ सकती ना। ओके, तो No यहाँ से हम no no। एम वाई निकाल लेंगे। ओके मैम जी, मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा कि एक मतलब एक स्टेप कॉस्ट वैल्यू एक स्टेप प्रेजेंट वैल्यू पे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम ले सकते हैं, लेकिन अगर n-4 या -5 हो तो मैक्सिमम वैल्यू में कुछ चेंजिंग नहीं होगी? नहीं, हम एम ऑफ वाई मैक्सिमम पॉसिबल एम ऑफ वाई निकालने के लिए उसको भी उस वक्त एम ऑफ एक्स ही लेंगे। देखो, सिग्नल हमें नहीं पता एक्स ऑफ एन के है क्या, हमें सिर्फ ये पता है कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे n-1 की जगह n ऑफ -4 भी लिखा होता ना, मैं तब भी यहाँ पर m ऑफ x ही लेती। मुझे सिग्नल की एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता कि किसी भी मैं अगर मतलब n की मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर अज्यूम करती हूँ तो मेरे पास x ऑफ n या x ऑफ n-4 मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके। अच्छा, मैं फिर से बात करती, अभी समझ आ रही है? जी, अभी अभी आवाज़ आ रही है मेरी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैम आपकी आवाज मुझे यस मैम आप क्लियर हुई अच्छा, क्योंकि मुझे है। बीच में आप लोगों की बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके, आप अब सुन सकते हो मुझे, राइट? यस मैम ओके, आप ओके, ठीक है, हुई। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास कोई इनपुट सिग्नल बना हुआ अवेलेबल नहीं है। मैंने सिर्फ एम वाई यानी कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इनपुट के यहाँ पे जितने भी सैंपल्स होंगे ना इस पूरी इक्वेशन में, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू होगी, इनपुट की पास्ट वैल्यू होगी, इनपुट की फ्यूचर वैल्यू होगी, मैं हर जगह वहाँ पर एम एक्स ही प्लग इन करूँगी। मैं एक ऐसी सिचुएशन को फोर्स ही करूँगी कि टाइम के उस इंस्टेंट के ऊपर लेट्स अज्यूम कि इनपुट के जो भी सैंपल्स हैं वो सारे अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत हाल में आउटपुट की क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मुझे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके, Yes ma'am। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फिगर आउट किया एम एक्स और एम वाई की कंप्यूटेशन से कि ये जो तीनों इक्वेशंस हमारे सामने बनी है या ये जो तीनों सिस्टम्स हमारे सामने बने हैं, दीज ऑल आर बीबो स्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, अब मुझे ज़रा इन दोनों सिस्टम्स के बारे में आपने बताना है कि जैसे कॉम्बिनेटर है मसलन, क्या ये स्टेबल सिस्टम है? क्या ये स्टेबल सिस्टम है, ये कॉम्बिनेटर? Yes ma'am स्टेबल है कि इसकी वैल्यू एंड हो रही है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके। पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आ रही है, लेकिन उसमें हम मतलब कितनी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं एक टाइम मैम अगर पे? इस पे लिमिट लगा देंगे ना फिर स्टेबल होगा ना। किस पे लिमिट लगाएंगे? मैम लिमिट mx की जिस तरह अच्छा, ठीक है, लेवल की लिमिट। मैं लिमिट लगा देती हूँ इस पे एम एक्स की, और फॉर एग्जांपल ये सिग्नल एक्स ऑफ एल जो है वो मेरे पास एक स्टेप सिग्नल है और इसमें सारे सैंपल्स मेरे पास एम ऑफ एक्स के हैं। ठीक है, लिमिट तो लगी हुई है ना इस पे, एम एक्स से तो एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन सारे सैंपल्स एम ऑफ एक्स के हैं, तो क्या फिर भी वाई ऑफ एन स्टेबल होगा?
वीबो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आइए कि इनपुट तो हम बाउंडेड ही दे रहे हैं। अच्छा, बल्कि अगर लेट्स सपोज कि इसकी इनपुट रिड्यूस होती जाए, एक तो हम लोगों ने ये केस अज्यूम किया ना कि सारे सैंपल्स एक ही वैल्यू एम ऑफ एक्स के हैं। अगर इनपुट रिड्यूस होती जाए तो भी अगर आप आउटपुट को देखो तो आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस सिस्टम इज नॉट वीबो स्टेबल। व्हाट अबाउट मूविंग एवरेज फिल्टर, ये स्टेबल सिस्टम है? यस मैम, क्योंकि उस पे तो लिमिट लगी होती है ना फिल्टर पर। लिमिट इन व्हाट सेंस, आप मतलब लिमिट किस चीज़ को कह रही हो? इनपुट के एम्पलीट्यूड को? एम्पलीट्यूड पर मैम, ओके, एम्पलीट्यूड पर नहीं, मतलब आप कहना चाह रही हो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड पे हम मतलब ओके, एडिशन आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि इनपुट बाउंडेड है, ठीक है, जहाँ जो आपने ये टर्म इस्तेमाल की कि इनपुट पर लिमिट लगी होती है, तो वी आर टर्मिंग दिस थिंग एज कि इनपुट तो बाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा फिर आपने एवरेज भी कंप्यूट करनी है कि अगर हमारे पास 3-4 सैंपल्स भी या एक पर्टिकुलर विंडो में सारे सैंपल्स भी अगर एम ऑफ एक्स के हैं, और अगर आप उनको इसको डिवाइड करते हो गिवन जो भी जितने भी सैंपल्स आपने कंसिडर किए हुए हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आउटपुट भी एम ऑफ एक्स के बराबर ही हो। लेकिन मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो सकती है दैट कैन बी सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एम ऑफ एक्स, वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती आउटपुट। तो मूविंग एवरेज फिल्टर इज़ अ स्टेबल सिस्टम। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो बाकी दो कंडीशंस थी हमारे पास या कैटेगरी थी स्टैटिक डायनेमिक सिस्टम्स की और कॉजैलिटी की, वो देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो यहाँ पर स्क्वेयर है, क्या ये स्टैटिक है या डायनामिक? जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है? ये मैम की आवाज हाँ जी, नहीं नहीं, मेरा फिर कुछ इंटरनेट का इशू था। अभी आपको आवाज़ आ नहीं रही आ है? रही। जी, अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जैसे अभी आ रही है ओके, यस मैम। नहीं उससे पहले इंटरनेट का इशू था। मैं आई थिंक मैं कनेक्टेड ही नहीं थी। अच्छा, आप लोगों ने आखिरी बात क्या सुनी थी? हम ये सुनी थी कि आप ये मूवी फिल्टर को बता रही थी मूवी जी, मैंने ज़िक्र ये किया था कि मूविंग एवरेज फ़िल्टर, आई गेस हम स्टेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे। जी, मूविंग एवरेज फ़िल्टर इज़ अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है? अगर हम किसी एक टाइम पे मतलब आपको पता है हम लोगों ने इनपुट के कुछ सैंपल्स लेकर उनको एवरेज आउट करना होता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जितने भी सैंपल्स हम कंसिडर कर रहे हैं इनपुट के, उन सब की वैल्यू अगर एम एक्स भी हो, तो चूंकि हमने उसको एवरेज आउट करना होता है, तो आउटपुट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो एम एक्स ही रहेगी। ठीक है, ये बात समझ आई है? यस मैम। ओके, तो मूविंग एवरेज फिल्टर इज अ स्टेबल सिस्टम।
अच्छा, अब हम जो बाकी दो कैटेगरीज हैं उनको देखना चाह रहे हैं। ये जो स्क्वेरर आपके सामने बना हुआ है जिसकी क्वेश्चन लिखी हुई है, ये स्टैटिक सिस्टम है या डायनामिक? ये मैम स्टैटिक है। स्टैटिक, वाई? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मेमोरी। उसको इनपुट की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वो प्रेजेंट वैल्यू को पकड़ता है और उसको स्क्वायर करके आउटपुट पर दे देता है। इट्स नॉट यूटिलाइजिंग एनी मेमोरी, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम है नीचे वाला जिसमें इनपुट की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू ऐड अप हो रहे हैं, स्टैटिक और डायनामिक? ये डायनामिक है। डायनामिक है, क्योंकि आता तो यहाँ पे x(n-2) होता ना, फिर तो हम स्ट्रेट अवे कह देते कि डायनामिक है। लेकिन फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए भी तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए ना, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज के उसको कुछ प्रेजेंट के अलावा कोई और वैल्यू वो डिमांड कर रहा है, तो उसको हम डायनामिक सिस्टम की कैटेगरी में ही डालते हैं। अच्छा, जो लास्ट वाला सिस्टम है वो तो फॉर श्योर डायनामिक सिस्टम है, क्योंकि उसको तो आउटपुट की पास्ट वैल्यू भी चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा ये जो हमारे पास अकोमोलेटर और मूविंग एवरेज फिल्टर्स हैं, ये दोनों भी डायनामिक सिस्टम्स ही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये सिस्टम जो है ये स्टैटिक है जिसमें स्क्वायर कंप्यूट हो रहा है, बाकी चारों सिस्टम्स जो हैं वो डायनामिक हैं। अच्छा, अगेन हम स्क्वायर पे आ रहे हैं, कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ये कॉजल कॉजल है, इसको इनपुट की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है। दूसरी इक्वेशन कॉजल है कि नॉन कॉजल है? नॉन कॉजल, इनपुट की फ्यूचर वैल्यू उसको चाहिए, ठीक है। फ्यूचर उसके बाद नीचे वाला सिस्टम, इसमें चूंकि पास्ट वैल्यूज से ही सिस्टम डील कर रहा है, ये कॉजल सिस्टम है। अकोमोलेटर और मूविंग एवरेज फिल्टर ये दोनों भी कॉजल सिस्टम्स हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हम लोगों ने मतलब 3 तरह से कर ली, स्टेबिलिटी, कॉजैलिटी और डायनामिज्म के हिसाब से। अभी जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको देखेंगे और उसके बाद हम लोगों ने मतलब एक इस्टेब्लिश करना है एक प्रिंसिपल जो कि कॉन्वोल्यूशन की बेसिकली बेस बनाएगा। अच्छा, तो उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। मसलन जो अब चौथी प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज़ टाइम इनवेरियंस, कि सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट हो, अगर टाइम ज़्यादा लगने से या कम लगने से उसमें उसको फ़र्क ना पड़ता उसके आउटपुट पे, तो ऐसा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है x(n) और उसको हम एक ऐसे सिस्टम से गुजारते हैं जो उसमें कुछ डिले इंट्रोड्यूस करते हैं, सच दैट कि मतलब n0 सैंपल्स का डिले इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। और फिर हम इस डिलेड इनपुट सिग्नल को एक सिस्टम से गुजारें और हमारे पास एक आउटपुट आए जिसको हम फॉर द टाइम बिंग y1n का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज कि हमारी मतलब फर्स्ट ब्रांच है। अच्छा, अब दूसरी स्टेज में ये ब्रांच हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो x(n) जो इनपुट सिग्नल है उसको हम पहले गुजारते हैं सिस्टम से। इस सिस्टम की आउटपुट को हम y(n) कहेंगे। अब इस y(n) को हम डिले करते हैं, ठीक है। आप नोट करो कि यहाँ पर मतलब ऑर्डर हमने स्विच कर दी है। अच्छा, y(n) को हम डिले करते हैं और यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ y(n माइनस n नॉट। और इसको मैं अपनी आसानी के लिए नाम दे देती हूँ y2n का। अच्छा, अगर मेरे पास इस ब्रांच से गुजरने के बाद जो आउटपुट आ रही है y(n), वो इस ब्रांच से गुजरने वाली आउटपुट इस ब्रांच से गुजर के मिलने वाली आउटपुट यानी कि y2n के बराबर हो, यानी कि इफ y1n इज इक्वल टू y2n, तो ऐसा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। मतलब उसको डिलेड इनपुट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनपुट मतलब सिस्टम को एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल रही है या फिर थोड़ा डिले होके मिल रही है, उससे सिस्टम की आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये बात समझ आइए।
जी मुझे आपसे रिस्पॉन्ड चाहिए ताकि मैं रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मैं आगे चलूँ। ओके यस मैम। ठीक, थैंक यू। अब इसकी हम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और मेरे पास जो 2 एग्जांपल्स हैं वो दोनों ही टाइम वेरिएंट सिस्टम्स की हैं। और मैंने वो इसलिए रखा था ताकि आपको निकालना मैम एक मतलब क्वेश्चन था। जी बताइए। बोलिए। हेलो। जी, जी, बोलें, बोलें। जी अफ़शा आवाज़ आ रही है? हेलो? मैम जी। ये सिस्टम जो होता है ये हर सिग्नल के लिए होता है जो स्पेसिफिक सिस्टम होता है, या वो यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक सिग्नल से रिलेटेड होता है नहीं। कि उन सिग्नल्स के लिए टाइम इनवेरिएंट होगा? नहीं, अगर जो टाइम इनवेरियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। फिर आप जो भी इनपुट सिग्नल लोगे अगर वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो वो हर इनपुट सिग्नल के ऊपर टाइम इनवेरिएंट ही रहेगा। ठीक है? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है। ओके मैम। ठीक है? अगर इसीलिए अगर आप नोट करो मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ एन रखा है। मैंने कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं लिया कि हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है या साइनसॉइडल सिग्नल है, नहीं। जनरल इनपुट सिग्नल मतलब एक्स ऑफ एन हमने रखा है क्योंकि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा तो वो हर इनपुट सिग्नल के ऊपर टाइम इनवेरिएंट ही रहेगा। अच्छा, मसलन हम अब यहाँ पर ये यहाँ पर एक सिस्टम की क्वेश्चन गिवन है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस टू। ये सिस्टम क्या कर रहा है कि ये सिग्नल में जो भी इनपुट सिग्नल आता है उसमें एक तो शिफ्टिंग इंट्रोड्यूस करता है और फिर उसको रिवर्सल भी उसमें इंट्रोड्यूस करता है टाइम में। ठीक है? तो ये 2 ऑपरेशंस ये करता है इनपुट सिग्नल के साथ। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, ओके। अच्छा, अब हम करेंगे इस तरह से कि ओके, पहली वाली ब्रांच को अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर सिग्नल को इनपुट सिग्नल को थोड़ा सा डिले करना है ताकि हमारे पास एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट बन जाए। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब हम इस सिग्नल को सिस्टम से गुजारेंगे तो बेसिकली सिस्टम को अब यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है? उसको नहीं पता कि ये शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए मतलब एन माइनस एन नॉट एक अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन चुकी है ना। हर टाइम इंस्टेंट पे जो सैंपल था वो बेसिकली अब डिले होके मतलब हर टाइम इंस्टेंट में एक एन नॉट का डिले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है ना? ये तो आपको पता है कि डिले हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सिस्टम को तो इससे गर्ज नहीं है कि ये सिग्नल मेरे पास डिले होकर मिला या कैसे मिला है। उसको तो बस कुछ इनपुट में सैंपल्स आ रहे हैं तो उसने हर सैंपल को ट्रीट ऐसे करना है कि उसमें टाइम रिवर्सल लगाना है उसके ऊपर, ठीक है? और उसमें 2 का शिफ्ट डालना है। मतलब ये इस सिस्टम की आउटपुट होगी। अब पहले आप मुझे ज़रा ये बताओ कि ये चीज़ समझ आई है कि नहीं? नो मैम, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। वो आई एम सॉरी। मैं आपको फिर से डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं लैग करने का तो इशू नहीं है, लैग तो शायद वो करेगा क्योंकि टीम्स थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, फरहान आखिरी बात क्या सुनी थी आपने? मैम आपकी आवाज काफी ब्रेक हुई, कुछ ज्यादा क्लियर नजर सुनाई मतलब नहीं आप दिया। फिगर आउट नहीं कर सके, ओके। अच्छा, हम एग्जांपल एक सॉल्व करने की कोशिश करें जिसमें हमारे पास एक सिस्टम है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस टू। ये सिस्टम अच्छा अब मैं क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी अभी? जी फरहान अभी आप सुन सकते हो मुझे? मैम पैचेस में आ रही है, वो बीच में आती है फिर पैन हो ब्रेक हो जाती है। जाती है। अच्छा फिर ओके आप अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास कम होता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा फास्ट
फॉरवर्ड मोड पे लगा के इसी वीडियो को यूट्यूब पे देख सको तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मतलब फ़िलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मतलब एक जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको अपलोड कर दिया करूँ, आप लोग उसको देख लिया करो और इस वक्त हम एक हेल्प सेशन ले लिया करें। एक मेरे पास ये ऑप्शन है। मैम आपके ऑप्शन भी समझ नहीं आया। समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ओके। अब मैं एक दफ़ा सवाल अपना दोहराती हूँ जो मैंने आपसे पूछा था और एक आप काम ये कर सकते हो कि इसी लेक्चर को फिर आप यूट्यूब पे भी दोबारा देखना, ठीक है? और फिर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछना। मैंने पूछा ये था कि एक्स ऑफ एन हमने इस ब्रांच पे इनपुट पे दिया है और हमारे पास आउटपुट पे ये सिग्नल आया है, ठीक है? तो क्या आप लोगों को समझ आती है कि ये सिग्नल कैसे लिखा है? यस मैम, राइट पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है? क्योंकि सिग्नल ने क्या करना है? 2 का शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है और टाइम को रिवर्स करना है। तो उसको जो भी इनपुट पे सिग्नल मिल रहा है उसने इसमें मतलब टाइम का शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया और 2 का शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? अच्छा, अब अगर ये मतलब जो भी इनपुट सिग्नल है उसको हम सिस्टम से अगर पहले गुजारें तो मतलब इस सिस्टम की आउटपुट क्या आएगी? एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 2, राइट? यस मैम। ओके। और अब अगर हम इसको डिले करें तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगी? मतलब वाई टू एन इस आउटपुट का नाम है, वो किसके बराबर होगी? ये समझ आती है कि कैसे लिखा है वाई टू एन को? मैम ये प्लस 2 होगा या माइनस 2 ही होगा? -2 माइनस माइनस नॉट का आपने डिलीट किया है। जी। मतलब ये यहाँ पास जो इनपुट इक्वेशन मिला है, मतलब इस डिले ब्लॉक को जो इनपुट सिग्नल मिला है ना, उसने उसमें डिले इंट्रोड्यूस किया है। यस यस मैम। ओके, थैंक यू अफशा। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए, अगर ये बात समझ ना आई हो तो। अच्छा, आप लोगों की तरफ से सवाल नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसको फिगर आउट कर सकते हो कि ये हमने मतलब ये दोनों मैंने आउटपुट्स y1n और y2n कैसे लिखी हैं। अच्छा, क्या ये आपको सिमिलर लग रही है? क्या y1n और y2n बराबर हैं? मैम। नहीं, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है? दिस इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, दिस इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जो सिस्टम है बेसिकली वो एक इंटरपोलेटर सिस्टम है, ठीक है? इसके ऊपर भी आप ज़रा ये प्रोसेस अप्लाई करना और फिर देखना कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट होगा या इनवेरिएंट होगा। आपके पास जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट आना चाहिए, ठीक है? और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने करनी है वो है लीनियरिटी की। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में हम
बेसिकली क्या चेक करते हैं या वो किसके बराबर है? With the increase in input, output भी increase होगा, ये decrease हाँ, होगा. कह सकते हैं हमारे पास लीनियरिटी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट है, हाँ जी बोलिए। मैम सुपरपोजिशन बेसिकली फॉलो होना चाहिए। सुपरपोजिशन फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जोशा ने जवाब दिया था दैट वाज होमोजेनिटी, और जो दूसरा आपने कहा उसको हम, उसके भी दो नाम होते हैं, एक तो सुपरपोजिशन या फिर उसको एडिटिविटी भी कहते हैं। अच्छा जी, होमोजेनिटी ये होती है कि अगर हमारे पास एक इनपुट सिग्नल x ऑफ n पे आउटपुट y ऑफ n है, तो a ऑफ x ऑफ n पे जो आउटपुट है दैट शुड आल्सो बी स्केल्ड बाय द फैक्टर a। मतलब x ऑफ n को हम कम करें तो आउटपुट कम होनी चाहिए, x ऑफ n को ज़्यादा कर दें तो आउटपुट उसी फैक्टर से ज़्यादा हो जानी चाहिए। अच्छा, जहाँ पर जो दूसरी प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक इनपुट x ऑफ n दी तो हमारे पास आउटपुट आई y ऑफ n। फिर एक और इनपुट का कंपोनेंट x टू n दिया, हमारे पास आउटपुट आई y टू n। अब हम इन दोनों को ऐड करके इनपुट पे देते हैं, ठीक है। दोनों मतलब कंबाइंड सिग्नल अगर हम इनपुट पे देते हैं, तो अगर हमारे पास आउटपुट y1n प्लस y2n आती है, ठीक है, मतलब ये जो इंडिविजुअल आउटपुट्स आ रही थी, अब अगर ये हमें सम अप होके आउटपुट पे मिले, तो ऐसा सिस्टम बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है। और टुगेदर जो सिस्टम होमोजेनिटी को भी फॉलो करे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करे, ऐसा सिस्टम लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक देखते हैं। कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि जिसको जब इनपुट सिग्नल दिया जाए तो उसका कॉज कंप्यूट करके हमें आउटपुट पे देता है, ठीक है। अब आपने बताना है कि सिस्टम लीनियर है कि नहीं। इसको जब हम x ऑफ n इनपुट पे देंगे तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टर्ब है आपकी, काफी ब्रेक हो रही ब्रेक हो रही है? अच्छा, आप फिगर आउट कर पा रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं फिगर आउट हो रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्ली अभी लेक्चर भी थोड़ा आसान है ना, इसलिए शायद आप फिगर आउट कर रहे हो, लेकिन आई होप कि ये बेहतर हो जाए टाइम के साथ। अच्छा जी, x टू n मतलब हम लोगों ने एक डिफरेंट इनपुट इस सिस्टम को दी, तो हमारे पास इस इनपुट की वजह से जो आउटपुट आएगी उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। उसने उस इनपुट सिग्नल का कॉज कंप्यूट करके हमें आउटपुट पे दे दिया। अब अगर हम इंस्टेड एक इस तरह की इनपुट इस सिस्टम को दें, मैं इसको y3n कह देती हूँ, क्या होगी यहाँ पर आउटपुट? जो भी इनपुट सिग्नल है उसने उसका कॉज कंप्यूट किया और मुझे आउटपुट पे दे दिया, राइट। अब सवाल ये है कि इज y3n इक्वल टू y1n प्लस y2n? इस सवाल का जवाब देना है आपने मुझे। नो, नो, ठीक है। therefore the given system is non-linear। इंडिविजुअली इनपुट को
इनपुट को सिस्टम पे देने से जो हमारे पास इंडिविजुअल आउटपुट्स आती हैं, अगर हम उनको सम अप करें और इनपुट इकट्ठी दे देने से जो आउटपुट आती है उससे कंपेयर करें, ठीक है, तो रिजल्ट सेम नहीं आता। ये यहाँ पास अलग अलग आउटपुट्स आई, इनको हमने एडअप किया, ये हमारे पास इकट्ठी इनपुट दे देने से आउटपुट आई। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो बिकॉज दिस these two are not equal, therefore this system is non-linear. अच्छा जी, एक और एग्जांपल है जिसमें जब हम उस सिस्टम को x of n देते हैं तो दैट सिस्टम सिंपली मल्टीप्लाइज द इनपुट सिग्नल विद अ पर्टिकुलर कॉज वेव सिग्नल, ठीक है, वो एक साइनोसॉइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई करके इनपुट को आउटपुट पे दे देता है। तो आप थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करो कि ऐसा सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो लीनियर ही होगा। ये लीनियर होगा। इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके देखना, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि लीनियर कैसे है, ठीक है, लेकिन इसको लीनियर निकलना चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो आखिरी में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, आई होप कि मेरी आवाज आपको एंड तक अब ठीक आती रहे। लीनियर और टाइम, लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस, ठीक है, इन दोनों को हम जब मिला के किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं और उसमें वो सिस्टम लीनियरिटी को भी फॉलो करे और वो टाइम इनवेरियंस को भी फॉलो करे, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो, तो ऐसे सिस्टम को हम LTI सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा चूंकि इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी जब आप पढ़ते हो या DSP भी आपने जब पढ़ी होगी, तो हमेशा ये जो असम्पशन है ना, ये बहुत ज़्यादा की जाने वाली असम्पशन है कि सपोज वी आर गिवन एन LTI सिस्टम, ठीक है। अब उसकी एक वजह जो है वो ये है कि बहुत सारे जो मैथमेटिकल रूल्स हैं, मसलन अगर आप लीनियरिटी की टर्म्स में ही देखो, अगर इनपुट को हम ब्रेक करके दे रहे हैं या सारे इनपुट को इकट्ठा दे रहे हैं, तो हम आउटपुट जो है वो जो कंबाइंड आउटपुट है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वही आए जो इनपुट को इकट्ठे दे देने से आनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? जी, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है। ओके, तो सिस्टम अगर लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट हो तो उसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं वो लगाना आसान होता है, उसको मैथमेटिकली एनालाइज करना आसान होता है। मसलन अभी हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए जो हम लोगों ने एक चीज़ समझी वो ये कि लेट सपोज कि हम इनपुट को अगर कोई छोटे छोटे बहुत सारे चंक्स में डिवाइड कर सकें, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चंक हो सकता है या एलिमेंट हो सकता है, दैट इज़ एन इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल में भी बहुत सारे बहुत मतलब इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इन्फिनिट सैम्पल्स, और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल सिग्नल से भी बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं। तो अगर हम अपने इनपुट सिग्नल को बहुत सारे इम्पल्स सिग्नल्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है, सच दैट कि हर इम्पल्स सिग्नल की अपनी कुछ स्ट्रेंथ हो, एंड वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सच सैम्पल्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि कितने हमारे पास सैम्पल्स हैं, और हमें ये पता हो कि एक पर्टिकुलर इम्पल्स को अगर हम सिस्टम की इनपुट पे देंगे तो विल गेट kth आउटपुट, ठीक है, और इन सारे आउटपुट कंपोनेंट्स को हम जब एडअप करेंगे तो विल गेट y of n here, ठीक है। तो ये लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस की वजह से ही पॉसिबल है कि हम ये वाला प्रोसेस कर सकें, और ये इस पर प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास
कोई कॉम्प्लिकेटेड इनपुट सिग्नल है तो इंस्टेड के हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करें एटलीस्ट मैथमेटिकली। मैं मतलब इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इस वक्त बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल है और हम उस सिग्नल की वजह से सिस्टम की आउटपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड। तो व्हाट वी कैन डू कि हम उसको स्प्लिट कर लें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और हमें उन छोटे कंपोनेंट की वजह से आउटपुट कंप्यूट करना आती हो, ठीक है। और उन सारे आउटपुट फैक्टर्स को फिर हम ऐड अप कर लें ताकि हम उस कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल की आउटपुट फाइंड आउट कर सकें। So this is only possible when we have a linear time invariant system. अच्छा, अब इस प्रोसेस से गुजरने के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये कि पहले हमें मतलब ये वाला काम जो है ना वो करना आना चाहिए। तो जो पहली चीज़ है इस प्रोसेस को समझने के लिए वो ये कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक थोड़ा सा बड़ा सिग्नल है, लेट सपोज को मतलब मेरे सिस्टम के लिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो इसको मैं इम्पल्सिस की फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना आना चाहिए, मतलब ड्रॉ करना या एक्सप्रेस करना। तो इम्पल्सिस की फॉर्म में मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? आप में से कोई बता सकता है? मसलन अगर मैं इस 3 की बात करूँ तो इस 3 को मैं इम्पल्स सिग्नल की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? मैम 0 पर -2 ठीक है, और -1 पर -1 3 पे होगा, 3 है, ओके। 1 पर 0 होगा और आपने ऑलमोस्ट मतलब मेरी बात का जवाब दे दिया है। 1 पर 0 एंड 2 पर 1। इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसे? मैम बेसिकली यूनिट इम्पल्सेस एक वेट से मल्टीप्लाई होती जाएंगी। यूनिट इम्पल्सेस वेट से मल्टीप्लाई होती जाएंगी और वो जो यूनिट इम्पल्सेस हैं उसकी जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड Delayed करेगी जी कि वो यूनिट इम्पल्स कहाँ पर है, ठीक है। मसलन ये जो -2 की स्ट्रेंथ है ये ऐसे यूनिट इम्पल्स की है जो कि n इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, n इज इक्वल टू 1 पे जो इम्पल्स है वो उसकी स्ट्रेंथ 0 है, और बाकी मेरे पास जो ये फैक्टर रह गया उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। यस, समझ आई इस बात की, मतलब ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, यस मैम। ओके। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त हम इनपुट पे इम्पल्स देते हैं ना, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि हमें समझ आए कि हमने इन सिग्नल्स का नाम ये रखा हुआ क्यों है। जिस वक्त हम इनपुट पे इम्पल्स देते हैं तो मेरे पास एक स्पेशल आउटपुट आती है, उसको हम y ऑफ n कहने के बजाय फिर h ऑफ n कहते हैं, और इम्पल्स पे जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। एंड अगेन LTI सिस्टम होने की वजह से मुझे पता है कि अगर मैं कुछ डिलेड इम्पल्स दूंगी तो मेरे पास डिलेड इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। अगर मेरी इम्पल्स किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर इनपुट पे दी जाएगी, लेट मी इंस्टेड ऑफ ए मुझे यहाँ पे कुछ सी ऑफ के लिख लेना चाहिए। अगर मेरी इम्पल्स किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई होके दी जाएगी तो आउटपुट भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होके मुझे मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल टू बी रिटन फॉर एन LTI सिस्टम, राइट। जी समझ आई इस बात की? मैम अच्छा, तो अब जो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए वो ये कि जो कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस है वो सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए पॉसिबल है। मतलब अभी हम लोगों ने जो टॉपिक बेसिकली कर रहे हैं ना, दिस इज लाइक 2.3 और उसका नाम है एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम्स, ठीक है। Let me write it. ये हम लोगों ने यहाँ पे 2.3 शुरू किया है विच इज एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम्स। इस टॉपिक में और नेक्स्ट टॉपिक में विच इज़ अबाउट डिफरेंस इक्वेशंस
हम एक्चुअली LTI सिस्टम्स की आउटपुट निकालना सीखेंगे। तो वन ऑफ द वेज इज कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, मतलब ये जो कॉन्वोल्यूशन का मैथमेटिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ उन सिस्टम्स की आउटपुट निकाल के दे सकता है जो कि LTI सिस्टम्स हो। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, और अब हम लोगों ने बेसिकली कॉन्वोल्यूशन को करना सीखना है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कॉन्वोल्यूशन नहीं आती या सीखना चाहेंगे? टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, प्लीज़ अगर आप ज़रा जल्दी रिस्पॉन्ड करें तो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉन्वोल्यूशन में थोड़ा सा मसला है? सर कंसेप्ट क्लियर है की भी है लेकिन याद नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने वो किया था असाइनमेंट असाइनमेंट देखी थी आपने? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप लोगों ने असाइनमेंट देखी थी? उसमें कॉन्वोल्यूशन के कुछ सवाल मैंने डाले थे, वो देख के लग रहा था कि हो जाएंगे। मैम अभी हम लोग क्योंकि हम लोग कल से सबमिट कर रहे थे तो उधर से अपने लोग ओपन किया था। आपने क्या किया था? आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पाई आपकी बात। मैम मैं ये कह रहा था कि अभी हमें ईएम की असाइनमेंट मिली है तो हम उसको कर रहे थे तो इसलिए से हम इसको ओपन नहीं। आपने भी ओपन नहीं किया? ओके, ठीक है। जिन लोगों ने ओपन किया मैं उनकी बात कर रही हूँ। किसी ने तो ओपन किया करके देखा होगा ना? किसी ने देखा है? कोई भी नहीं देख सका? यस यस मैम, मैंने देखा। अच्छा, एक एक स्टूडेंट ने देखा, ओके। तो वो जो कॉन्वोल्यूशन वाले सवाल थे वो देख के आपको लगे थे कि ये आसान है, आराम से हो जाएंगे? मैम जी मैम, आई थिंक हो जाएंगी क्योंकि अगर अच्छा, मैं थोड़ा सी रिवाइज उसको कर लूँ तो फिर ओके आई थिंक हो ओके, जाएगी। ठीक है। और मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपका अपना ओपिनियन है, ज़ाहिर सी बात है कि बाकी लोगों ने देखे होते तो उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता था। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास ना कल का भी लगभग कोई 40 मिनट वेस्ट हुए थे, और आज भी मुझे बार बार रुक के आपसे यही पूछना पड़ रहा था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो इज़ इट ओके कि अगर मैं कॉन्वोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं और आप उसको मंडे से पहले देख लो? कैन दिस बी डन? यस मैम पॉसिबल है आप करके मैम ये अप्रोच करके देखेंगे। ओके, आपने बस ये इंश्योर करना होगा कि आप ज़रूर टाइम निकाल के उसको मंडे से पहले देख लो, ताकि मतलब हम फिर मंडे की क्लास में अगर किसी को कॉन्वोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है ना, मतलब किसी को उस वीडियो से समझ नहीं आई, तो फिर हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, और फिर वरना हम अदरवाइज ये अज्यूम करके कि जी कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक कवर भी हो गया और समझ भी आ गई है, फिर हम अदरवाइज आगे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि इतने लैग्स के साथ फिर इस तरह का जो टॉपिक है ना उसे कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अज्यूमिंग कि आप लोगों ने पहले से की भी है, थोड़ा-सा हम यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे और पूरा 1.5 घंटा कॉन्वोल्यूशन के ऊपर नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो वो वीडियो बना के और अपलोड करके मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप प्लीज़ कोशिश करके उसको मंडे के लेक्चर से पहले देख लेना। ठीक हो गया? चलो, जी श्योर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। मैं इसको अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? चलिए, अगर आप चाहो तो मीटिंग लीव कर सकते हो। मैं इसको उस वक़्त बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, थैंक यू।